साहब, जो पार्टी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करती हो राष्ट्रीय स्तर पर और 1,500 को 3,000 की देने की बात करते हो, अभी बात हो रही थी सर, फिर वही बात होगी, सीरियसली नहीं लेते। प्रोफेसर साहब ने इसमें क्रिश्चियन एंगल जोड़ा कि क्या कहीं क्या पावर्स दैट कैन नॉट बी नेम्ड, there is invisible power of the church which is working चर्च की पावर तो नहीं है इस गठबंधन के पीछे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, विजय क्रिश्चियन है बट विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था ये बात। विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। हमारे ऑफिस में एक सीनियर कोलीग है तमिलनाडु से आते हैं, मुझे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इनके फादर और इनकी मदर दोनों ब्राह्मण है। और इनके फादर जो थे, जब ये बहुत छोटे थे 1-2 साल के, तभी वो गुजर गए थे। बट इनके पेरेंट्स दोनों ब्राह्मण फैमिली में थे, जन्मे थे। तो ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे। इनकी मदर ने दूसरी शादी की और उन्होंने जिनसे शादी की वो साहब क्रिश्चियन थे। सो उन्होंने विजय को, फिर उन्होंने पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वी विल रेज विजय एज अ क्रिश्चियन। कट्टर क्रिश्चियन थे। सो ही इज नॉट क्रिश्चियन बाय बर्थ। ये भी इंटरेस्टिंग है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है ये भी। लेकिन जानकारी के तौर पर आप देखिए कि वो गए कहाँ, कुछ को जलाने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। बात ये है सौरभ गए कहाँ। अब वो सब भूल जाइए जो आप लोग कल कह रहे थे ना, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का अल्टरनेट विजन मिल गया है। कोई अल्टरनेट नहीं सर, वही है। सौरभ वो गलत कह रहा हूं। सौरभ वो गए कहाँ? द्रविड़ के बाहर ही तो निकल रहे हैं। सौरभ वो चर्च गए, दरगाह गए, मंदिर नहीं गए। मंदिर भी गए नहीं गए सर। अब आप कह रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी। कुछ लोग तब भी ये तर्क देते हैं कि देखो एक नेशनल पार्टी तो साथ में है ना, अच्छी बात है, डीएमके के साथ है। लेकिन डीएमके का रुख तो चुन रहे हैं, उसकी वजह ये है ना कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तो उनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो वो कितना कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा मैंडेट जो है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के खिलाफ है। मुझे तो इस मैंडेट में कोई आइडियोलॉजी नजर ही नहीं आती सर। विजय की आइडियोलॉजी है क्या? ये आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन द्रविड़ आइडियोलॉजी तो चल रही थी ना, उसके खिलाफ तो हारी है ना। हाँ, वो तो हारी है। द्रविडियन आइडियोलॉजी हारी है। थोड़ा सा और कह दूं, विजय की जीत जिस तरह से हुई है उसको समझना या कहें कि उसको उस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक यूथ लीडर, एक सुपरस्टार जो द्रविडियन राजनीति से पूरी तरह से परेशान तमिलनाडु था, उसको विकल्प के तौर पर देखा। जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले थे, अन्नामलाई हाँ, अन्नामलाई ना, एडीएमके के साथ हाँ, एडीएमके के साथ ना, तो कैसे विकल्प? आप कह रहे हैं कि ये डीएमके द्रविड़ आइडियोलॉजी की हार है। मैं नहीं मानता, ये केवल स्टार पावर की जीत में मानता हूं। वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उनको जब वोट लेने होंगे अगले 5 साल के बाद, जब ये चुनाव लड़ेंगे, तब तो काम पे और आइडियोलॉजी पे मांगने पड़ेंगे ना वोट। अभी तो डीएमके का भ्रष्टाचार दिखा के वोट मांगने थे केवल। लेकिन ये उस वक्त बताना पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, हिंदी पे कहां खड़ा हूं, हिंदू पे कहां खड़ा हूं, सनातन पे कहां खड़ा हूं। भाई तो आप ये मानेंगे ना कि वो सनातन को गाली देने वाले लोग, जो सनातन को मानने वाले थे, उनको लगा कि विकल्प है। अभी कह रहा हूं थोड़ा वक्त रुक जाइए। हाँ ठीक है, तो आगे चलेंगे, लेकिन आज तो ये मानिए, आज की बात है। देखिए, सनातन को जो गाली दे रहा था उसके विकल्प के रूप में विजय को देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा उन्होंने। तो अगर कि जो हिंदुत्व की बात करती है, मैं इसको और थोड़ा सा समझा देता हूं, बड़ा अच्छा है। केरलम में जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जो देखता था वो कम्युनिस्ट के विरोध में कांग्रेस को दे देता था। मेरा लेकिन अब 20% 30% वोट मिल रहा है। सौरभ, मेरा 3 सीटें आप जीत रहे हो 27 में से, ऐसा भी नहीं कि 10 सीटें जीत जाओ, कम से कम 20% वोट ले लो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। नहीं है, वोट है ना, आप उनको पे आगे देखिए। प्रोफेसर साहब, सौरभ, मेरा डर सिर्फ एक है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर राजशेखर रेड्डी के आने के पश्चात क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन अभियान में बहुत पेस आया 5 साल उनके, वही मुझे डर सता रहा है तमिलनाडु के अंदर। आप मत भूलिए कि ईस्ट कोस्ट रोड जो है वो सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों से पटे पड़े हैं तमिलनाडु के अंदर। तो आने वाले दिनों में क्या वो कन्वर्जन का अभियान बढ़ेगा, ये मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो डीनेशनलाइजेशन ऑफ द केवल हमें रुचि। अभी विजय की जीत एस्पिरेशन की जीत है, एंटी द्रविडियन जीत है। अभी उसको देखें, आगे जो होगा उस पर बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। वरना सारे हिंदू मिलकर एक क्रिश्चियन को ऐसे थोड़ा, वो विजय की आइडेंटिटी पे कर रहे हैं, क्रिश्चियन आइडेंटिटी पे थोड़ी जिता रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें राहुल गांधी भी रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो हैं संगठन महामंत्री, उनके वो भी वहां पर थे। और खबर आ रही है कि इसमें तमिलनाडु में जो हो गया वो तो हो ही गया, केरल पर भी जो है उसमें बातचीत हुई है। तो केरल की बात आपसे अब कर लेते हैं हम। केरल में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल है। अब इस रेस में 3 नाम चल रहे हैं। विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जब अपोजिशन में वो थी, तो वो हैं वीडी सतीशन जी, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने यूडीएफ को 5 साल के मुश्किल दौर में पायलट किया है। अब जीत का श्रेय इनको मिलेगा लोकल लेवल पे।
ये सबसे आगे माने जाते हैं। दूसरे केसी वेणुगोपाल साहब, ये 7 साल से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, संगठन महामंत्री हैं, लेकिन दिल इनका केरल में लगता है। तो और राहुल गांधी के करीबी हैं, तो अगर ये चाहें तो क्या राहुल गांधी इनको मौका दिलवाएंगे, देंगे। और तीसरे हैं रमेश चेन्नीतला, ये तीसरी पसंद है। रमेश चेन्नीतला के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, सब सांसद हैं। रमेश चेन्नीतला सबसे मजबूत लीडर हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के सबसे मजबूत लीडर्स हैं। कांग्रेस को दोबारा में सबसे बड़ी भूमिका लीजिए मजबूत बताया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को दोबारा में सबसे बड़ी भूमिका थी। वहाँ के सबसे सर केसी वेणुगोपाल से ज्यादा कोई पावरफुल है क्या कांग्रेस में? केसी वेणुगोपाल आज के समय में नहीं है, और केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के जो कांग्रेस लीडर है वो भी साथ में कि वो जाए वहाँ, सब चाहते हैं कि जाए, ये बात भी सही है। सपोर्ट नहीं चाहते हैं वो। लेकिन ये भी बात है कि यदि केसी वेणुगोपाल यदि केरला जाते हैं तो केरला कांग्रेस के अंदर आज नहीं तो कल सर मुंडन और विस्फोट जरूर होगा। कौन जाते हैं? केसी। कैसे देखिए कांग्रेस की केरल में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वा देते, जैसे अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जब जो मैंडेट मिला है तो उसको बड़ा लंबा दूर का सोच के चलना पड़ेगा बीजेपी को। वो केवल अभी 2-5 साल की राजनीति के हिसाब से सोच के नहीं चल रही भाजपा, लंबा बस सोच करके कौन आदमी हो सकता है। टीएमसी भी अभी खत्म करनी है उनको, मतलब उसकी जड़ें खत्म करनी है, सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज हैं, कौन चला सकता है जिसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव भी हो। तो एक नाम निकल के आ रहा है कि साहब शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे। केरल में 10 साल से बाहर है कांग्रेस पार्टी, और ये बहुत रेयर घटना है वहां की राजनीति की। 10 साल ऑपोजिशन का मतलब है कांग्रेस को इन 5 साल में बहुत रीबिल्डिंग करनी है, और उसको एक चेहरा चाहिए, ऐसा चेहरा जो लंबे वक्त का चेहरा हो। इससे पहले आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम याद कीजिए, आपको कौन सा नाम याद है? उमन चांडी के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम याद नहीं आता जो रहे थे। वही पुरानी बात हो गई, और पुरानी बात, बहुत बुजुर्ग हो गए वो। उससे भी पहले उमन चांडी से भी पहले उनको एक फ्रेश फेस चाहिए केरल में देने के लिए। सबसे ज्यादा तो वो कौन हो सकता है? सतीशन मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन सतीशन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, विपक्ष में वो रहे, लेकिन ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ था। नहीं, लेकिन ये देखिए सर, बहुत पहले राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था। तो वहां सर, वहां केरल के पास कौन सा मानेसर है? नहीं सर, केरल में जो भी केरल में तो सभी जगह अच्छे केरल में जो भी सीएम जाना जाता है, केरल में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायकों में से बनेगा। किसी भी सांसद को लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया था। 3 सांसद लोकसभा के लिए बोल रहे थे। केसी वेणुगोपाल को अगर बनाना होता तो विधानसभा चुनाव लड़वाते। आप में से कितनों को लगता है केसी बनेंगे? आपने कहा नहीं बनेंगे। 100% नहीं बनेंगे। केसी वेणुगोपाल बनेंगे? अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आपको लगता है? सतीशन बनना चाहिए। आप बताइए। लक्षण केसी के कम है और चेन्नीथला की दावेदारी अभी भी मजबूत है, भले ही वो सतीशन से 8 साल बड़े हैं।